हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर का रक्षा एवं सामरिक अध्ययन जो आपका क्वेश्चन पेपर है। इसके प्रश्न पत्र मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसी को मैं आपके लिए हल करवाऊंगा। स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने 3 खंड तैयार किए हैं आपके लिए, ए, बी और सी। ए में मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं जो वेरी शॉर्ट टाइप के रहेंगे। बी में मैंने आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी पाँच रहेंगे। और लॉन्ग में यानी कि सी में मैंने आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी आपके 5 जो है क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें 5 आपके जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये स्पेशली जो ध्यान रख के मैं बना रहा हूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ भी रिटन एग्जाम हो रहे हैं उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाने की पूरी संभावना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा दीजिए। आपको राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा के संबंध में क्या लिखना है, आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने ये लिखा है आसान शब्दों में आप इसको भी याद कर सकते हैं। देखो इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी राष्ट्र के शासन, संप्रभुता, एकता, क्षेत्रीय अखंडता और उसके लोगों के प्रमुख हितों को आंतरिक या बाह्य खतरों से अपेक्षाकृत सुरक्षित रखा जाता है। यह राष्ट्र को बिना किसी खतरे के निरंतर आर्थिक और सामाजिक विकास करने की अनुमति देता है। बस इतना आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको 1 नंबर का रहेगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, या 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको मिल जाएगा। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी के अध्यक्ष कौन होते हैं। भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। राइट आंसर आपको लाना है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा। देखो ये मैंने बीच बीच में अपने चैनल का नाम डाल दिया है, ये बस इसका पर्पज़ ये था, जैसे कि काफ़ी चैनल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पीडीएफ को, जैसे कि आपको पता है मैं आपको पीडीएफ भी फ्री में दे देता हूँ, और इसमें कोई वाटर मार्क मेरे से नहीं लगाता हूँ मैं, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे बीच बीच में अपने चैनल का नाम डाल रहा हूँ जिससे कोई और इसका यूज़ ना कर पाए, क्योंकि ये सिर्फ आप ही के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, तो आप ही इसका यूज़ करें। तो आप इसे स्टडी प्लेटफॉर्म को यहाँ से नज़रअंदाज कर देंगे, बस कोई और यूज़ ना करे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बीच बीच में लगा दिया है, तो आप इसे इग्नोर कर देंगे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं मेरे दोस्त। कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि एनएससी के कार्यकारी प्रमुख सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस से होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सामरिक भूगोल स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी को परिभाषित कीजिए। तो सामरिक भूगोल को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। भाई देखो, आपको अपने शब्दों में लिखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये भी आसान शब्दों में लिखा गया है। सामरिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो उन स्थानिक क्षेत्रों या भौगोलिक विशेषताओं जैसे कि पर्वत श्रृंखला, समुद्री मार्ग, जल डमरू, मध्य सीमाएं के अध्ययन से संबंधित हैं। ठीक है, भौगोलिक विशेषताओं के अध्ययन से संबंधित हैं जिन पर नियंत्रण या पहुंच किसी राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि को सीधे प्रभावित करती है। ये आपका सामरिक भूगोल के संबंध में परिभाषा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी से पूछा जाएगा आपसे। साइबर युद्ध क्या है मेरे दोस्त। साइबर युद्ध वह युद्ध है जो इंटरनेट और कंप्यूटर प्रणालियों के माध्यम से लड़ा जाता है। इसमें किसी शत्रु देश की महत्वपूर्ण तकनीकी उपकरणों और अवसंरचना को वायरस, जासूसी या हैकिंग के माध्यम से नुकसान पहुंचाकर पंगु बनाने या गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसी को साइबर युद्ध कहा जाता है। ठीक है, सी आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो शीत युद्ध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष से रहित एक तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्थिति थी। ये मुख्य रूप से वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीति, जोड़ तोड़ और हथियारों की प्रतिस्पर्धा पर आधारित एक वाक युद्ध था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे शीत युद्ध हो जाएगा। आपको जो भी इसके बारे में पता है आप लिखते चले जाएंगे। खंड बी में देखो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए तैयार किए, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए करे हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से होते हैं? तो किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पहली लाइन आपको यही डालनी है अपने क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, जब आप इसका आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में। आकार और सीमाएं भौगोलिक कारकों की कारक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने के कारकों में ना एक होता है आकार और सीमाएं। देश का बड़ा आकार, जैसे भारत और चीन हो जाएंगे, देश का बड़ा आकार रक्षा योजना को जटिल बनाता है, जबकि लंबी और विविध सीमाएं निगरानी और रक्षा को महंगा बनाती हैं, ठीक है। जब किसी देश की सीमा लंबी रहेगी तो वहाँ पे सैनिक भी ज़्यादा रहेंगे, तो वो महंगा पड़ेगा ना, हिसाब किताब ये कह रहा है क्वेश्चन, है ना। तो इसमें अगला पॉइंट है कि पड़ोसी देश और स्थिति। पड़ोसी देश और स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि पड़ोसी देशों के साथ विवादित सीमाएं, जैसे भारत चीन के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ विवादित सीमाएं चलती हैं, निरंतर सुरक्षा चुनौती पेश करती हैं। भारत की हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति उसे सामरिक और व्यापारिक लाभ देती है, लेकिन समुद्री डकैती जैसे खतरे भी लाती है। जलवायु और भू आकृति दुर्गम जलवायु जैसे सियाचिन में ठंड और भू आकृति जैसे हिमालय की ऊंचाई सैन्य अभियानों को कठिन बनाती है और विशेष उपकरणों की आवश्यकता को जन्म देती है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोलियम या खनिज जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता या कमी देश की आर्थिक सुरक्षा और विदेशी निर्भरता को प्रभावित करती है और अंततः राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या करा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये क्वेश्चन पेपर, ये वाला जो पीडीएफ है पूरा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे दोस्त। इसका कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, ना क्लास का कोई पैसा है, ना इस पीडीएफ का पैसा है। सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में उपलब्ध कराई जा रही हैं आपके लिए। तो पीडीएफ को आप क्या करेंगे, एक बार डाउनलोड कर लेंगे और ख़ुद से ज़रूर पढ़ लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। खुद से इसे एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। 15 क्वेश्चन कुल यहाँ पे रहेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को याद रखेंगे। चैनल पे नहीं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब आप इसको ज़रूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो पसंद आता है तो अपने कॉलेज ग्रुप में और यूनिवर्सिटी ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। देखो, इतना सारा लिखने में मेहनत लगती है दोस्त, ठीक है। इसके लिए आपको बस सपोर्ट इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बाकी इसके अलावा आपसे कोई और सपोर्ट नहीं चाहिए, जैसे कि पैसे वगैरह या कुछ बैच परचेस करके आपसे मैं कहने लगूँ, ठीक है। तो बस आपकी थोड़ी जिम्मेदारी है, उसको मेरे प्रति थोड़ा दिखाएंगे। चलिए, हाँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि भारत की विदेश नीति भारत की सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है। जो भारत की विदेश नीति है वो भारत की सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने का प्राथमिक साधन है। ये सुरक्षा को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है। पहला, सहयोग और गठबंधन। गुटनिरपेक्षता की नीति के बावजूद रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ रक्षा साझेदारी, जैसे हथियारों की खरीद, संयुक्त सैन्य अभ्यास भारी खतरों का सामना करने की भारत की क्षमता को बढ़ाती है। आतंकवाद और सीमा पर मुद्दे। पड़ोसी देशों को वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए अलग थलग करने की नीति भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को कम करने में मदद करती है। वैश्विक शासन और आर्थिक विकास। वैश्विक व्यापार व्यवस्था और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहमति के लिए भारत की हिमायत उसके आर्थिक विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करती है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि भी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक तत्व है। संतुलनकारी कार्य। अमेरिका और रूस जैसे प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलन संबंध बनाए रखना, किसी भी एक गुट पर आधारित निर्भरता से बचते हुए भारत को अपने रणनीतिक हितों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। ये भारत की विदेश नीति भारत की सुरक्षा कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में ये मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तैयार किए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी के मुख्य प्रावधान क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
परमाणु अप्रसार संधि यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, इसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखनी है। एनपीटी की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करना है। कि तीन मुख्य स्तंभ होते हैं, इसके तीन मुख्य स्तंभ होते हैं। देखो, एक होता है परमाणु हथियार संपन्न राज्य। ये राज्य किसी भी गैर परमाणु हथियार संपन्न राज्य को परमाणु हथियार विस्फोट उपकरण या उन्हें बनाने में मदद करने वाली तकनीक हस्तांतरित नहीं करेंगे। वे देश जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाए होंगे। ठीक है। दूसरा है गैर परमाणु हथियार संपन्न राज्य। ये राज्य परमाणु हथियार या विस्फोट उपकरण प्राप्त नहीं करेंगे और अपने सभी परमाणु सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों को स्वीकार करेंगे। और अगला हो जाएगा आपका निशस्त्रीकरण, यानी कि सभी अच्छे विश्वास के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बातचीत करेंगे, जिसका अंतिम लक्ष्य परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन है। ऊर्जा परमाणु का शांतिपूर्ण उपयोग, सभी राज्यों को सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी जैसे ऊर्जा चिकित्सा के उपयोग और लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? आतंकवाद भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा का एक प्रमुख खतरा कैसा है? आतंकवाद भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा का एक प्रमुख खतरा कैसे है? तो आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है, क्योंकि यह न केवल जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को भी कमज़ोर करता है। ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है बेटे, इसमें कोई ज़्यादा वैसे नहीं लिखना है कि आपको और एडवांस में लिखना है, जो आपको पता है आसान शब्दों में वैसे लिखेंगे। सीमा पार से समर्थन, भारत लंबे समय से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है, विशेषकर जम्मू कश्मीर में जो लगातार अस्थिरता पैदा करता है। आर्थिक और विकासात्मक प्रभाव, आतंकवादी हमले पर्यटन और विदेशी निवेश को नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार को रक्षा और सुरक्षा पर अधिक संसाधन खर्च करने पड़ते हैं, जिससे विकास कार्यों में बाधा आती है। अगला पॉइंट है कि कट्टरता और विद्रोह, ऑनलाइन कट्टरपंथ और सोशल मीडिया के माध्यम से चरमपंथी विचारधारा का प्रसार होता है, जो युवाओं को हिंसक कृत्यों के लिए प्रेरित करता है, जिससे आंतरिक विद्रोह और सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है इंस्टा पे किस तरीके का ये सब चलाया जा रहा है। संगठित अपराध से संबंध, आतंकवाद समूह अक्सर धन जुटाने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा और हथियारों की अवैध बिक्री जैसे संगठित अपराधों में शामिल होते हैं, जो देश की कानून व्यवस्था को और कमज़ोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या करा है? देखो, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन करा के आप क्या करेंगे, खुद से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे पीडीएफ के माध्यम से, जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा पीडीएफ का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के रक्षा बजट की मुख्य विशेषताओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आपको लिखना पड़ेगा। भारत का रक्षा बजट देश की सुरक्षा तैयारियों को दर्शाता है और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हो जाएंगी। पहला कि बड़ा आकार, भारत का रक्षा बजट दुनिया के सबसे बड़े रक्षा बजटों में से एक है, जो इसकी भूसामरिक स्थिति और दोहरी शत्रुता जैसे कि चीन और पाकिस्तान को देखते हुए आवश्यक है। पूंजीगत बनाम राजस्व व्यय, बजट को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय यानी कि आधुनिकीकरण, नए हथियारों की खरीद, बुनियादी ढांचा, और राजस्व में आ जाएगा वेतन, पेंशन, रख रखाव, दैनिक परिचालन लागत हो जाएगा। आधुनिकीकरण पर जोर, पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत आवंटन पर लगातार जोर दिया गया ताकि सेनाओं को आधुनिक हथियारों और उपकरण मिल सके। हालांकि अक्सर आधुनिकीकरण की ज़रूरतों और आवंटित धन के बीच एक बड़ा अंतराल बना रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें आत्मनिर्भरता, यानी कि मेक इन इंडिया, जो आप कहते हैं कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू खरीद के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित किया जाता है, जो मेक इन इंडिया पहल को दर्शाता है। पेंशन का बोझ, सैन्य पेंशन का
सैन्य पेंशन का मद बजट का एक बड़ा हिस्सा होता है जो समग्र रक्षा व्यय पर दबाव डालता है और आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध संसाधनों को सीमित करता है। ठीक है, ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 6 है और यहाँ पे 5 लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। ये 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत चीन संबंधों में सुरक्षा चुनौती क्या रहेगी। ये क्वेश्चन, वीडियो तो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब इसे आप पढ़ लेंगे एक बार, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। खंड सी आ जाएगा, इसमें जो है आपको 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा और इसका आंसर भी यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम से पूरा PDF डाल के अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, शीत युद्ध के बाद के रणनीतिक वातावरण का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी आप ये आंसर लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की समुद्री रणनीति क्या रहेगी। तो इसका भी आंसर यहाँ पे ये है, हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक सुरक्षा का महत्व क्या है। इसका क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो ये यहीं तक था। देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मुझे यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। PDF जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे मेरे दोस्त, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है हेलो स्टडी के नाम से, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं मैं वहाँ पे कराने धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे दोस्त। और हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको शॉर्ट के माध्यम से आपके बेसिक नॉलेज के लिए वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, बाकी PDF के लिए आप ज़रूर जो है हमसे संपर्क कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे ये मिल जाएगा। और मेरा एक नंबर है 7300975835। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, जिसको मैं सॉल्व